Welcome back, dear students. Today I am going to teach you cellular respiration और cellular respiration के अंदर हम respiratory chain को डिस्कस करेंगे. Respiratory chain को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहते हैं. याद रखिएगा, इससे प्रीवियस टॉपिक के अंदर जितने भी NADH और FADH के मालिक्यूल बने हैं, ये अपना एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को देते हैं ताकि ये अपनी हाई एनर्जी पोजीशन से लोअर एनर्जी पोजीशन की तरफ मूव करे और इससे जो एनर्जी निकले केमी ऑस्मोसिस के थ्रू इसके ज़रिए ATP सिंथेसाइज किया जाए. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर सबसे पहले हमने एनर्जी लेवल को यहाँ पर डिस्कस करना है और एनर्जी लेवल को डिस्कस करने के लिए हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है. ये लाइन शो करती है कि जो एनर्जी है, ये एनर्जी ग्राउंड स्टेट से ऊपर की जानिब इंक्रीज कर रही है, यानी जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे एनर्जी इंक्रीज करती जाएगी. और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है, दिस इज कॉल्ड NADH. NADH जैसे ही NAD के अंदर चेंज होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे. ये इलेक्ट्रॉन आगे कैरियर मालिक्यूल, फर्स्ट कैरियर मालिक्यूल जिसे हम साइटोक्रोम Q कहते हैं, इसके पास ट्रांसफर हो जाएगा. लेकिन इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को इस्तेमाल करके ADP को फास्फेट से मिलाया जाएगा और इसकी एनर्जी को स्टोर किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ATP. जैसे ही इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम Q के पास आते हैं, ये फर्दर एक और कैरियर मालिक्यूल के पास चले जाते हैं. दिस कैरियर मालिक्यूल इज कॉल्ड साइटोक्रोम B. साइटोक्रोम B के पास ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे, लेकिन यहाँ से हाइड्रोजन आयन रिमूव होगा, यानी इसकी ऑक्सीडेशन होगी. उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B से एक और कैरियर मालिक्यूल के पास ट्रांसफर होते हैं. दिस कैरियर मालिक्यूल इज कॉल्ड साइटोक्रोम C. जैसे ही इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C के पास आते हैं तो यहाँ पर भी ATP का एक मालिक्यूल जनरेट होता है. ADP को फॉस्फेट के साथ मिलाया जाएगा और इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को स्टोर किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ATP. अब ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C के पास आ गए हैं. साइटोक्रोम C से एक और कैरियर मालिक्यूल है जिसे हम कहते हैं साइटोक्रोम A. ये साइटोक्रोम A के पास आ जाएंगे. साइटोक्रोम A के पास जाने के बाद ये फिर ट्रेवल करेंगे टुवर्ड द साइटोक्रोम A3. इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम A3 के पास चले जाएंगे और जैसे ही ये आगे ट्रांसफर होते हैं तो यहाँ पर एक तो मौजूद होता है हाइड्रोजन आयन और दूसरा मौजूद होगा ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज अ फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. ये फाइनली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये MCQ के अंदर भी पूछा जाता है कि फाइनलाइज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हमारे पास ऑक्सीजन है. रीजन क्या है? क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा तो ये एक वाटर का मालिक्यूल जनरेट करेगा, यानी यहाँ पर प्रोडक्शन होगी वाटर के मालिक्यूल की और साथ यहाँ पर ADP ये चेंज हो जाएगा इनटू द ATP, यानी यहाँ पर ATP का मालिक्यूल जनरेट होगा. तो जब एक NADH इस इलेक्ट्रॉन इस चेन को देता है तो यहाँ पर कितने ATP जनरेट होते हैं, तो हम यहाँ से काउंट कर सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, एक ATP का मालिक्यूल, उसके बाद सेकंड और थर्ड ATP. तो यहाँ पर हम इसे लिख भी सकते हैं कि हमारे पास वन मालिक्यूल ऑफ NADH ये 3 ATP की जनरेशन करवाएगा. अब एक और मालिक्यूल है जिसे आप FADH कहते हैं, फ्लेवोनोइडेन डाइन्यूक्लियोटाइड. ये भी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है. इसके लिए हम नई चेन ड्रॉ नहीं करेंगे, इसी के अंदर हम इसे डिस्कस करेंगे.
तो जैसे ही एक मॉलिक्यूल हमारे पास FADH2 ये टूटता है, ब्रेक करता है, और ब्रेक करने के बाद ये FAD बनाएगा। तो जैसे ही FAD बनेगा तो इससे भी इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। ये इलेक्ट्रॉन इस चेन के थ्रू मूव करेंगे और बिल्कुल इसी तरह दो ATP के मॉलिक्यूल को जनरेट करेंगे। एक ATP यहां पर बनेगा बिटवीन साइटोक्रोम B एंड साइटोक्रोम C, और दूसरा ATP बनेगा यहां पर एंड पर। तो इस पॉइंट को भी हम यहां पर लिख सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल अगर FADH2 का है तो ये हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP सिंथेसाइज करके देगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब हमने सेलुलर रेस्पिरेशन की ओवरऑल समरी को डिस्कस करना है कि कैसे केमियोस्मोसिस के थ्रू NADH ATP की प्रोडक्शन करवाता है और कितने टोटल ATP जब ग्लूकोज क्रेब्स साइकिल से गुजर जाता है तो ये कितने ATP की प्रोडक्शन करवाता है। तो इसके लिए हमने एक डायग्राम को डिस्कस करना है डियर स्टूडेंट्स। आप फर्ज कर लें हमारे पास ये एक सेल है, यहां पर हमने एक सेल को ड्रॉ करना है और ये एक सेल डियर स्टूडेंट, सेल के अंदर हमने एक ऑर्गेनेली को डिस्कस करना है। इस ऑर्गेनेली को हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं रफ सी। ये इस सेल के अंदर हमारे पास एक माइटोकॉन्ड्रिया डियर स्टूडेंट हम ड्रॉ करेंगे। अब माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेली है, इसमें 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, आउटर स्मूथ और इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग बनाती है। तो यहाँ पर हम इनफोल्डिंग्स को ऐसे ड्रॉ करेंगे। दिस इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और इन इनफोल्डिंग्स का एक खास नाम है जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं। इसे हम लिखेंगे भी कि हमारे पास ये इनफोल्डिंग्स कहलाती हैं क्रिस्टी, और ये सारा का सारा ऑर्गेनेली कहलाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। दिस ऑर्गेनेली इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हमने डिस्कस करना है इसका जो फ्लूइड होता है, दिस इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो दिस वन इज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, और ये वाला सेल का साइटोप्लाज्म है। तो अभी तक हमने चंद कंपोनेंट्स को डिस्कस किया है, जिनमें सबसे पहले सेल का साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, और इस इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं। अब जब ग्लूकोज बना तो ग्लूकोज बनने के बाद इस सेलुलर रेस्पिरेशन की सारी समरी हम यहाँ पर लिखेंगे। ग्लूकोज ये स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर साइटोप्लाज्म में ये ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है तो ये ब्रेक डाउन करने के बाद जनरेट करता है पायरोवेट। जैसे ही ये पायरोवेट जनरेट करता है तो यहाँ पर एक तो प्रोडक्शन होती है 2 मॉलिक्यूल ATP की, और दूसरा इसमें जनरेट होते हैं 2 मॉलिक्यूल NADH। तो यहाँ पर लिख ले 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं NADH के। अब उसके बाद ये पायरोवेट इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है और यहाँ पर एसिटाइल को A बनाएगा। पायरोवेट मूव करेगा टुवर्ड्स माइटोकॉन्ड्रिया और यहाँ पर सिंथेसाइज करेगा एसिटाइल को A। जब ये एसिटाइल को A बनाता है तो यहाँ पर भी 2 मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं, 2 मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करेंगे NADH के। जैसे ही ये हमारे पास एसिटाइल को A बनता है, ये एसिटाइल को A आगे जाता है एक साइकिल के अंदर जिसे हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं। तो यहाँ पर ड्रॉ कर लें डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है क्रेब्स
cycle. This one is called Krebs cycle. और Krebs cycle के अंदर हमारे पास 2 मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं FADH2 के, उसके बाद 6 मॉलिक्यूल यहाँ पर जनरेट होते हैं NADH के, और उसके बाद 2 मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं ATP के। तो these are the products of Krebs cycle. उसके बाद ये स्टूडेंट्स हमने डिस्कस करना है कि ये हमारे पास जो NADH है ये कैसे केमियोस्मोसिस करवाता है। याद रखिएगा जो केमियोस्मोसिस है ये 2 तरह की मेम्ब्रेन के अंदर होती है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमने पढ़ा था ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर होती है, और यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि केमियोस्मोसिस माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर भी होती है। यहाँ पर हमारे पास जो NADH का मॉलिक्यूल है ये क्या करेगा, अपना प्रोटॉन इस मेम्ब्रेन से गुजारेगा, और याद रखिएगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के सारे कंपोनेंट्स होते हैं इस मेम्ब्रेन के अंदर, जहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी। तो प्रोटॉन क्या करेंगे, ये प्रोटॉन यानी H पॉजिटिव आयन ये अपनी इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से ये मूव कर जाएंगे टुवर्ड्स अ इंटरमेम्ब्रेनियस स्पेस। दिस इज कॉल्ड इंटरमेम्ब्रेनियस स्पेस। अब ये प्रोटॉन यहाँ पर आके जमा होना शुरू हो जाएंगे, इनकी कंसंट्रेशन यहाँ से बढ़ती जाएगी, और ये ऊपर कैसे गए हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को इस्तेमाल करके। जैसे ही ये प्रोटॉन इंटरमेम्ब्रेनियस स्पेस के अंदर आते हैं तो यहाँ पर एटीपी सिंथेटेज एंजाइम के जरिए ये दोबारा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर आ जाते हैं, और जिससे क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, इन प्रोटॉन से जो एनर्जी निकलती है इसे एडीपी को फॉस्फेट के साथ मिलाया जाता है और इससे एटीपी का मॉलिक्यूल जनरेट होता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे हमारे पास यहाँ पर FADH है, ये भी प्रोटॉन देगा जो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरेगा और प्रोटॉन को पंप करके ये इंटरमेम्ब्रेनियस स्पेस के पास लेके जाएगा, और फिर एटीपी सिंथेटेज के जरिए ये वापस आएंगे और फिर यहाँ पर भी एटीपी का मॉलिक्यूल जनरेट होगा। तो जहाँ जहाँ पर हमारे पास NADH और FADH हैं ये अपना प्रोटॉन देंगे, यहाँ पर भी ये होगा। तो ये ऑलमोस्ट क्या करेगा डियर स्टूडेंट्स, ये सारे NADH अपने प्रोटॉन को लॉस करेंगे और एटीपी की सिंथेसिस करवाएंगे थ्रू द केमियोस्मोसिस। और केमियोस्मोसिस हमने पहले ही डिस्कस किया है कि इस मेम्ब्रेन के थ्रू प्रोटॉन गुजरेंगे और एक एंजाइम के जरिए ये वापस आएंगे और एटीपी की जनरेशन करवाएंगे। अब डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं ये हमारे पास ऑलमोस्ट कितने मॉलिक्यूल एटीपी के बनते हैं। अगर एक NADH 3 एटीपी देता है तो इन मॉलिक्यूल्स को हम काउंट करें तो ऑलमोस्ट हमारे पास इस NADH से ये वाला जो NADH है, उसके बाद ये वाला NADH है, इससे ऑलमोस्ट हमारे पास बनेंगे ये FADH2 है तकरीबन 32 एटीपी। ठीक है, एक NADH 3 एटीपी देता है और एक FADH 2 एटीपी देगा। ये सारी कैलकुलेशन हमारे पास होगी 32 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। अगर उसके बाद हम बात करें एटीपी की, एटीपी यहाँ पर 2 जनरेट हुए हैं, 2 यहाँ पर जनरेट होंगे, तो ये 4 एटीपी हमारे पास यहाँ पर बनेंगे। तो ये ऑलमोस्ट जो जनरेशन होती है दिस इज 36 मॉलिक्यूल ऑफ ATP. This is the overall summary of cellular respiration. इसमें डियर स्टूडेंट्स कुछ एंजाइम भी इन्वॉल्व होते हैं। जो फर्स्ट एंजाइम है ये हमारे पास एंजाइम कहलाएगा फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम। फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम जो ग्लूकोज को पायरोवेट के अंदर चेंज करता है। अगर सेल के अंदर एटीपी की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है
तो फिर इस एंजाइम को इनहिबिट कर दिया जाता है, इसे रोक दिया जाता है डियर स्टूडेंट्स। अगर ये एंजाइम रुक जाएगा तो फिर पायरोवेट की सिंथेसिस नहीं होगी। अगर सिट्रेट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, यहाँ पर क्रेब्स साइकिल के अंदर अगर सिट्रेट कम होगा तो इस एंजाइम को दोबारा एक्टिव कर दिया जाएगा और ये फिर क्या करेगा, ग्लूकोज को पायरोवेट के अंदर चेंज कर देगा। इस पायरोवेट को भी एक एंजाइम कंट्रोल करता है, दिस इज कॉल्ड पायरोवेट डीकार्बोक्सिलेज। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि पायरोवेट को जो कंट्रोल करेगा, द पायरोवेट कंट्रोलिंग एंजाइम इज पायरोवेट डीकार्बोक्सिलेज। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ओवरऑल समरी थी सेलुलर रेस्पिरेशन की। और आप यहाँ पर इन मालिक्यूल से एटीपी की जो कंसंट्रेशन है इसे काउंट भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल एग्जैक्ट आएगी 32 और 36। तो ये हमारा टॉपिक था सेलुलर रेस्पिरेशन। मजीद लेक्चर्स के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।